बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 19 कायदे आज़म्स 14 पॉइंट्स करने हम जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 19 सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है वो भी चल रही है, उसका पार्ट 4 ये लिखा हुआ ऊपर, तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स का कौन सा पार्ट करवा रहा था। इसलिए ये पार्ट 19 आप चैप्टर नंबर 2 का यहाँ लिख लीजिए। मैं ये उम्मीद करके आगे बात कर रहा हूँ कि पिछली वीडियोस आप देख के अपनी पॉलिटिक्स की बेसिक्स, हिस्ट्री की बेसिक्स बना चुके हैं और ज्योग्राफी की बेसिक्स बना चुके हैं। आपको पिछला सारा बैकग्राउंड पता है कि ये 1929 में 1929 में कायदे आज़म के ये 14 पॉइंट्स आए थे, ठीक है। और इससे पहले जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके जवाब में कायदे आज़म ने ये 1 साल बाद इसका जवाब दिया था 14 पॉइंट्स की शक्ल में। और ये किसके हवाले से बातचीत चल रही थी? हिंदुस्तान में उस वक्त वोट देने का तो सिस्टम आया नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो ये बोल रहे थे कि भाई वोटिंग का सिस्टम करेंगे, इलेक्शन भी होगा और जो है अवामी नुमाइंदे भी आएंगे। और ये जो हमने पूरे हिंदुस्तान को 3 प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड किया हुआ है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूरे हिंदुस्तान को 3 प्रेसिडेंसीज़ में डिवाइड कर रखा था अंग्रेज़ ने। तो ये प्रेसिडेंसीज़ ख़त्म करके प्रोविंसेस बना दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपके इलेक्शन करवाए जाएंगे, आप वोट डालेंगे। और हर प्रोविंस के अंदर, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में देख लीजिए 4 सूबे हैं, 4 प्रोविंस हैं। सूबे का जो मालिक होता है वो सीएम होता है, चीफ़ मिनिस्टर। तो 4 सूबों के 4 चीफ़ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये सूबों की हुकूमत हो गई और दूसरी हुकूमत पूरे मुल्क पे होती है, ठीक है। वो किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर आज़म की। तो 2 किस्म की हुकूमतें होती हैं पाकिस्तान में, आप देख लें, सूबाई हुकूमत भी है और वफाकी हुकूमत भी है। तो ये अंग्रेज़ का ही कानून है, सारा का सारा पॉलिटिकल सेटअप ये अंग्रेज़ का ही दिया हुआ है, जो पाकिस्तान में चल रहा है और इंडिया में चल रहा है और दूसरे बहुत सारे मुल्कों में चल रहा है। तो उस ज़माने में भी अंग्रेज़ यही बोल रहा था कि भाई हम इस तरह से करेंगे कि आपके मुल्क का एक आइन भी बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना देंगे और उसके बाद जो है आपके इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंसीज़ ख़त्म हो जाएंगी और सूबों में डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को। और आपके इलेक्शन होंगे, फिर हर सूबे का एक चीफ़ मिनिस्टर आएगा, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी। उस वक्त की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पता है, एक कांग्रेस थी जो हिंदुओं की थी और एक मुस्लिम लीग थी जो कि मुसलमानों की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ज़रा सा फ़र्क ये है कि मुस्लिम लीग में प्योरली सिर्फ मुसलमान ही थे, जबकि कांग्रेस जो है उसके अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन हिंदू डोमिनेंट पार्टी थी ये उस वक्त की। लेकिन मुसलमान भी उसमें शामिल थे, उस पार्टी को मुसलमानों ने भी काफ़ी मुसलमानों ने भी ज्वाइन कर रखा था। तो कांग्रेस जो है इसका ये दावा था कि हम पूरे मुल्क की एक ही पार्टी हैं, ठीक है। तो कोई हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई वगैरह का ऐसा कोई चक्कर नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी सबको हिंदुस्तानियों की तरह ट्रीट करती है और ये सब के सब, हम सब के सब इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी हैं। लेकिन मुसलमान क्योंकि देख चुके थे कि इंडिया में उनके साथ क्या होता रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ होती रही हैं, तो इसलिए मुसलमान बोल रहे थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम इस झांसे में नहीं आएंगे और हम जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है, और मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमान थे, जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो अंग्रेज़ ने पॉलिटिकल सेटअप तो इंडिया का बनाना था, इलेक्शन तो करवाने थे,
और मुल्क का एक आइन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था और प्रेसिडेंसी से सूबे भी बनाने थे। ये सारा काम अंग्रेज़ ने करना था और वो बता चुका था और इंडिया में ऐसा होना था। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पहले से तैयारियां कर रही थी कि जब आइन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके तहत फिर इलेक्शंस होंगे, तो हम वो इलेक्शंस जब लड़ेंगे तो फिर हम जीतेंगे, हमारी कोशिश यही होगी। तो बहरहाल ये वो सारा का सारा सिनेरियो था और यही हुआ था। आपको पता है फिर आइन बना भी था इंडिया का 1935 में, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको हम आगे देखेंगे। ये आइन आया भी था और फिर इसके तहत प्रेसिडेंसीज ख़त्म हो के प्रोविंसेस बन गए थे और इलेक्शन भी हुए थे। ठीक है, इलेक्शन भी हुए थे। आपने इस पूरे सेटअप में जो 14 पॉइंट्स हैं, जिनको मैं अभी बारी बारी पूरे तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये बात जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को अपने जहन में रखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पर दो हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमतें भी हैं। ठीक है, इसी तरह का सेटअप उस ज़माने में इंडिया में भी आया था, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। ठीक है, और ये कब आया था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आया तब ये हुआ। ठीक है भाई, ये बैकग्राउंड समझ लिया आपने। एक और चीज़ जो है वो समझने वाली, वो समझ लें, फिर कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ये 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी और उसके जवाब में जो 1929 में हमारे पास जो है वो आई थी, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स आए थे। इसका बैकग्राउंड क्या है? 1913 से लेके 1916 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ना, ये मिल के चले थे। इन्होंने कहा भाई अंग्रेज़ हमारा मुश्तरका दुश्मन है, तो हम अंग्रेज़ को यहाँ से निकाल बाहर करते हैं और उसके बाद हम लोग आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। मुसलमान और हिंदू और जितने भी हिंदुस्तानी हैं सब मिलके सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, इनके आपस के बड़े अच्छे रिलेशंस हुए थे। इसी टाइम पीरियड में लखनऊ पैक्ट हुआ था, एक लखनऊ पैक्ट हुआ था, मीसाक के लखनऊ जिसको कहते हैं, लखनऊ पैक्ट, मीसाक के लखनऊ जिसको उर्दू में कहते हैं। ये एक मुआहिदा हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये डिमांड मानी थी कि जब आइंदा हिंदुस्तान में इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस जब होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं तो सीट्स होती हैं। जब पाकिस्तान में दो किस्म की हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, तो असेंबलियाँ जो हैं वो भी दो किस्म की हैं। एक वफाकी असेंबली है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, दूसरी हर सूबे की अपनी अपनी असेंबली है जिसको हम सूबाई असेंबली कहते हैं। उनके अंदर सीट्स मौजूद हैं। जो वफाकी असेंबली है जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, वहाँ पर भी सीट्स मौजूद हैं, और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं हमारी हर सूबे की, वहाँ पर भी सीट्स मौजूद हैं और इन सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है। तो इंडिया में भी ऐसा ही सेटअप होने वाला था। तो उससे पहले ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में इस टाइम पीरियड के दौरान बैठे थे। मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी कि मिसाल के तौर पर उस वक्त के हिंदुस्तान में जो बड़ी असेंबली है पूरे मुल्क के लिए, जैसे कि हमारे मुल्क में जो बड़ी असेंबली पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, वहाँ पर सीट्स मौजूद होती हैं जिन पे इलेक्शन होता है, जहाँ से वज़ीर आज़म बनता है। इसी तरह उस ज़माने में जो इस किस्म की असेंबली थी उसको कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाकी असेंबलीज जितने हिंदुस्तान में सूबे थे, हर सूबे की अपनी अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली थी, प्रोविंशियल असेंबली थी। ये बात जहन में रखिए। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस तरह हमारे मुल्क में नेशनल असेंबली और इसके अंदर सीट्स, उस ज़माने में कौन सी असेंबली बनी थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली बनी थी। और प्रोविंशियल असेंबलीज जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 सूबों की असेंबलियां हैं, सिंध असेंबली है, पंजाब असेंबली है, ठीक है, तो ये सूबों की थी। तो मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो सीट्स हैं, मिसाल के तौर पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 3 सीट्स जो हैं वो पक्की पक्की आप एलोकेट करेंगे मुस्लिम्स के लिए, कि उन 30 सीट्स के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही कोई आ सकता है। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, सिर्फ मुसलमान ही कोई आ सकता है। इसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद जितनी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनके अंदर भी, मिसाल के तौर पर एक प्रोविंशियल असेंबली है, उसके अंदर 50 सीट्स हैं, तो 15 सीट्स जो हैं वो पक्की पक्की आप एलोकेट करेंगे मुसलमानों के लिए, कि उस पर कोई मुसलमान ही इलेक्शन लड़के वो सीट विन कर सकता है। कोई हिंदू नहीं आ सकता, कोई सिख नहीं आ सकता, कोई ईसाई नहीं आ सकता। ये थी मुस्लिम लीग की डिमांड। जबकि कांग्रेस जो है, क्योंकि वो इस मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई इसके कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चल रही थी, वो तो ये बोलती थी कि भाई हिंदुस्तानी हैं सारे के सारे हम। ये उनका एक सो कॉल्ड स्लोगन था कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम ये क्या करना, इसको आप छोड़ दें। लेकिन आपको पता है कि मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हो चुकी थी कि मुसलमानों की आंखें खुल चुकी थी कि नहीं, ये सिर्फ़ एक ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। हमें तो मुसलमानों की सीट्स एलोकेट चाहिए, पक्की सीट्स जिस पे कोई मुसलमान ही आएगा। बाकी सीट्स के ऊपर आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी दे दें, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन ये थी डिमांड मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की डिमांड। और 1913 और 16 के दरमियान जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस डिमांड को माना था। लेकिन फिर जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने की तरफ से आई थी, और जवाहरलाल नेहरू आपको पता है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी बने थे, पहले वज़ीर आज़म, और वो कांग्रेस के सदर थे, करता धरता टॉप लीडरशिप कांग्रेस की, वही उसमें ही नेहरू आते थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्हों की ये जो नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं करेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कुछ सीट्स मुसलमानों के लिए एलोकेट कर दी जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ना ही प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि पक्की पक्की मुसलमानों के लिए सीट्स जो हैं वो रख दी जाएं, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो ये वो चीज़ थी जो कि कांग्रेस ने यहाँ पर मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ हाथ कर दिया, और उन्होंने बोला नहीं बाबा, हम ये नहीं मान सकते, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और हम सारे इंडियंस हैं, और इसी हिसाब से ऐसी कोई मज़हब की बुनियाद पर कोई सीट्स वगैरह का मामला नहीं होगा, हम सब इंडियंस हैं। लेकिन मुसलमान क्योंकि ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ, मुसलमान पागल दीवाने थोड़ी ना थे उस वक्त के, वो समझ गए थे इस चीज़ को कि यार इससे बात नहीं बनेगी, ये सिर्फ खाम ख्याली है हमारी, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला भाई हमारी सीट्स मुसलमानों की पक्की करें आप, बाकी अपना ये जो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना कि हम सब इंडियंस हैं तो ये और वो आप दूसरी सीट्स पे करते रहें। आप सिखों को बेवकूफ़ बनाएं, आप दूसरे माइनॉरिटीज़ जो क्रिश्चियंस हैं उनको बेवकूफ़ बनाएं आप, हमें ऐसा कोई मामला नहीं होगा। यही वजह है कि आज देखें इंडिया के अंदर जो सिख बिरादरी है वो अलग होना चाहती है। हालांकि सिखों के पास उस वक्त ऑप्शन था जब तकसीम हुई थी, सिख अपना जो है वो एक छोटा सा मुल्क बना सकते थे वो अगर चाहते तो, लेकिन वो नहीं उन्होंने बनाया और वो इंडिया के साथ शामिल हो गए, हिंदुओं के साथ शामिल हो गए। आज वो जो है एहतिजाज करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, आपने देखा होगा। बहरहाल ये बैकग्राउंड हो गया। अब कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स जो है उसको वन बाय वन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ही तकलीफ़ दे आपके लिए हो जाता, लेकिन अब तकलीफ़ दे नहीं होगा, क्योंकि आपने सारा बैकग्राउंड लेजिस्लेटिव असेंबली का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली
का भी समझ लिया है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का भी समझ लिया है। तो अभी आइन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना नहीं है। कायदे आज़म कह रहे हैं अपने पहले पॉइंट में, पहला पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और हर वर्ड का मैं जो है वो उसकी मीनिंग भी आपके सामने रखूँगा। ठीक है भाई। कायदे आज़म पहले पॉइंट में बात कर रहे हैं। देखें, मेहरबानी करके इसका PDF खोल लें या बुक खोल के रखें तो आपको समझ में आएगा। इतने आसान नहीं है 14 पॉइंट समझना। पहले पॉइंट में कह रहे हैं द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्तकबिल का जो आइन बनाया जाएगा, शुड बी फेडरल, वो वफाकी तर्ज का होगा, विद द रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस, जिसमें ये होगा कि बाकी मानदा ताकत, रेजिडुअरी पावर, बच जाने वाली ताकत किसके पास होगी? प्रोविंसेस के पास होगी। अब ये इस पॉइंट का पहला हिस्सा तो आपको समझ में आ गया कि मुल्क का आइन जो है वो वफाकी तर्ज का होगा, मतलब वही जो पाकिस्तान के अंदर सेटअप है कि 2 किस्म की हुकूमतें होंगी, वफाकी हुकूमत भी होगी, सूबाई हुकूमत भी होगी, और एक वफाकी हुकूमत की एक असेंबली होगी और बाकी सूबों की अपनी अपनी असेंबली होंगी। ये इस किस्म का निज़ाम हुकूमत को हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस तरह से मिलके। तो ये सारी चीज़ें आइन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो इसीलिए कायदे आज़म कह रहे थे कि भाई फ्यूचर का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल बेस्ड होना चाहिए, वफाकी होना चाहिए, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में है, 2 किस्म की हुकूमतें। समझ में आ रही है ना बात? अभी ये बात मैंने समझा दिया। अच्छा, फिर कह रहे हैं विद द रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंस। इसका क्या मतलब है रेजिडुअरी पावर? रेजिडुअरी पावर का मतलब होता है बच जाने वाली ताकत, वेस्टेड जाती है या जाएगी, किसके पास जाएगी? बच जाने वाली ताकत किसके पास जाएगी? कौन रखेगा उसको? प्रोविंसेस रखेंगे। अब ये क्या मामला है, इसको ज़रा एक मिसाल से समझ लीजिए। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली जो है वो एक कानून पास कर देती है। आपको पता है मुल्क में जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर जो मेंबर्स हैं, जिनको हम MNA कहते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, वो सारे के सारे मेंबर्स पहले अपनी अपनी सीट्स, जिन सीट्स पे बैठते हैं वो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली MNA जिन सीट्स पे बैठते हैं नेशनल असेंबली में, वो कितनी सीट्स थी पहले? 342। अब जो है नवंबर 2023 से कम करके 336 कर दी गई हैं, 336। ठीक है भाई। तो बहरहाल यही जो सीट्स रखी हुई हैं नेशनल असेंबली के अंदर, इन पे जो MNAs बैठे हुए हैं ये कानून साजी कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, आपस में मशवरा करके कि मुल्क में एक कानून ले आते हैं ये, ठीक है, वोट कास्ट करके MNAs जो हैं नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन ले आते हैं, एक बिल ले आते हैं, एक कानून ले आते हैं। क्या? हर मर्द को 2 शादियां करनी पड़ेंगी। हर मर्द जिसकी उम्र 30 से 40 के दरमियान है वो 2 शादियां करेगा। ये कानून वो ले आते हैं। अब जो सूबे हैं, सूबों की भी असेंबली है। सिंध असेंबली को ले लीजिए। सिंध असेंबली जो है यहाँ पर क्या है, सिंध असेंबली में भी सीट्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मेंबर सिंध असेंबली की सीट्स पे, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको MPA बोलते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़। तो ये MPA बैठे हुए हैं। तो ये MPA जो सिंध असेंबली में बैठे हैं ये भी कानून कोई पास कर सकते हैं सूबे के हिसाब से, बस जो सिर्फ सूबे में नाफिजुल अमल होगा, बस। तो ये कानून कोई पास कर देते हैं। तो वो कौन सा कानून पास कर देते हैं? 2 शादियां नहीं करेगा कोई मर्द जो है 30 से 40 साल की उम्र के दौरान का, वो 2 शादियां नहीं करेगा, वो एक ही करेगा। अब क्या हुआ? ये क्लैश हो गया। वफाकी हुकूमत ने, नेशनल असेंबली ने ये कानून बनाया, उसके मेंबर्स ने, किसका? कि शादी करेगा। सिंध असेंबली ने ये कानून बना दिया कि शादी सिंध में रहने वाला कोई भी नहीं करेगा। 30 से 40 साल जिसकी उम्र है, अब इस कानून के बाद वो दूसरी शादी नहीं करेगा। ये सिंध असेंबली ने कानून बना दिया। अब जो नेशनल असेंबली का कानून है वो पूरे मुल्क पर नाफिजुल अमल है, पूरे मुल्क पर, चारों सूबों के ऊपर नाफिजुल अमल है, सबको मानना पड़ेगा। तो नेशनल असेंबली से जब ये कानून पास हो गया तो उसमें सारे सूबे आ गए, सारे सूबों में रहने वाले लोग आ गए।
तो उनको ये कानून मानना पड़ेगा कि भाई दूसरी शादी करें सारे मर्द जो 30 से 40 साल की उम्र के हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो बोल रही है कि सिंध में रहने वालों के लिए हमने कानून बना दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब ये क्लैश हो गया, अब ये क्या हो गया, ये क्लैश हो गया। तो कायदे आज़म ये कह रहे थे कि उस ज़माने में, अब उस ज़माने की तरफ चलते हैं, कायदे आज़म जब हिंदुस्तान में चलते हैं, इंडिया में चलते हैं, कायदे आज़म ये कह रहे थे कि जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल बेस्ड होगा और उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और प्रोविंशियल असेंबलीज भी होंगी। अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जिसमें क्लैश हो जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे हिंदुस्तान के लिए ये कानून बनाती है और हिंदुस्तान का कोई सूबा जो है ये का दूसरा कानून बना देता है जो इस कानून के अगेंस्ट हो, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, फाइनली बातचीत की जाएगी। सूबा जो है वो विफाक को कायल करने की कोशिश करेगा कि भाई आइन ये कहता है, आइन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इन केस अगर कोई ऐसा क्लेश हो जाता है इन दोनों कवानीन का, एक कानून जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर रही है, दूसरा कानून वो जो कोई भी सूबा, कोई प्रोविंस जो है अपनी असेंबली से एक कानून लेके आ जाता है अपने सूबे के लिए, और इनका अगर आपस में क्लैश हो जाता है तो बात किसकी मानी जाएगी, सूबे के कानून की, सूबे के कानून की। समझ में आ गई बात आपको? इसको कह रहे हैं वो, द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। कायदे आज़म अब ये बात क्यों कह रहे थे? मुसलमान माइनॉरिटी में थे भाई, वजह भी ज़रा समझिए। 4-5 सूबों के अंदर जो है मुसलमान जो है उनकी अक्सरियत थी, बाकी जितने सूबे थे, हिंदुस्तान इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, अभी भी बहुत बड़ा मुल्क है, पहले भी बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं था, खैर ख़ित्ता कहना मुनासिब होगा क्योंकि मुल्क तो नहीं था उस वक्त, ख़ित्ता था। तो ये बहुत बड़ा ख़ित्ता था हिंदुस्तान और उसमें बहुत सारे सूबे थे। तो यहाँ पर मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए कायदे आज़म को सूबों की फ़िक्र ज़्यादा थी कि यार सूबों में ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा कानून ये लेके आ जाएं जो पूरे मुल्क में नाफिज कर दें तो हमारे लिए मसला हो जाए कि यहाँ मुसलमानों के जो सूबे हैं ये अपने हिसाब से अपना एक कानून बनाएं और वफाकी कानून आ जाए और हमारा बनाया हुआ कानून, सूबे का कानून, वो क्या हो जाए, वो बातिल करार पा जाए और वो ख़त्म हो जाए, तो हम तो दोबारा ग़ुलाम बन जाएंगे फिर। क्योंकि वफाक में कौन बैठा होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसकी हुकूमत होगी, हिंदुओं की होगी भाई, कांग्रेस की होगी, वो मेजॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी में है, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। ये पॉइंट था, ठीक है। अब ये एक पॉइंट समझाने में देखें कितनी देर लगी है मुझे। दूसरा पॉइंट जो है ये भी आप समझ लीजिए, कह रहे हैं अ यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। यूनिफॉर्म, यकसां, एक जैसी, मेजर ऑफ ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी, शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, सारे सूबों को आप एक जैसा इख्तियार देंगे, एक जैसी खुद मुख्तारी देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक सूबे को तो ज़्यादा बाइख्तियार बना रहे हैं और दूसरे सूबे को कम इख्तियार दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है। शुरू में जो आपने बातें सुनी ना मेरी, अब आपके लिए आसान हो जाएगा पॉइंट्स को समझना। तीसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं, ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़। ये लेजिस्लेचर क्या हैं? इनको हम कहते हैं कानून साज इदारे, लॉ मेकिंग बॉडीज़, जहाँ कानून बनता है। और कहाँ कानून बनता है? पाकिस्तान में कहाँ कानून बनता है? नेशनल असेंबली में। कहाँ कानून बनता है? प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। यहाँ कवानीन बनते हैं ना, ठीक है। तो कायदे आज़म ये कह रहे हैं ऑल लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेचर्स मतलब दस्तूर साज इदारे, कानून बनाने वाले इदारे, ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़। तो ये ऑल लेजिस्लेचर्स के अंदर तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ भी आ गई। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़, और अगर कोई दूसरे इदारे, मुंतखब इदारे कायम किए गए हैं, इलेक्टेड बॉडीज़, दूसरे कोई इलेक्टेड बॉडीज़ हैं। अच्छा, कुछ इदारे ऐसे थे जो अंग्रेज़ के अपने बनाए हुए थे, ठीक है, वहाँ उनका कानून चलता था, वहाँ उनका अपना कानून चलता था। मतलब ये कि अंग्रेज़ की भी एक असेंबली थी वहाँ पर। वो असेंबली क्या थी, जहाँ जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दे रहे हैं हम,
उसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स लगी हुई हैं, जैसे कि हमारी नेशनल असेंबली है, उसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो सीट्स लगी हुई हैं वहाँ पर अंग्रेज़ भी तो बैठा है, वो भी तो बैठा है भाई, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारे लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हों, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, जहाँ लेजिस्लेशन होती है, जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ लॉ मेकिंग होती है, उसकी बात कर रहे हैं कायदे आज़म। ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़, और इनके अलावा कोई दूसरे इदारे हैं जिनके पास ये इख्तियार है कि वो कानून कोई मुल्क का बना सकते हैं, किसी जगह का बना सकते हैं, किसी सूबे के लिए कानून साजी कर सकते हैं, shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, shall be constituted, वो इस तरह से आप बनाएंगे, shall be constituted का मतलब वो इस तरह से आप बनाएंगे, यानी कि सारे लेजिस्लेचर्स और अदर इलेक्टेड बॉडीज़ इस तरह से आप बनाएंगे, ऐसे उनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ऑन द डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, कि उसके अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी, माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स जो हैं, ठीक है, वो सीट्स माइनॉरिटीज़ की वो एडिक्वेट होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। अब जितने लेजिस्लेचर्स हैं उनके अंदर जो सीट्स लगी हैं, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं या कोई दूसरा इदारा है जहां कानून साजी हो सकती है, कायदे आज़म बोल रहे हैं सब जगहों पर माइनॉरिटीज़ की सीट्स रखनी हैं आपने। क्यों ये बात कर रहे थे कायदे आज़म, मुसलमान माइनॉरिटी में थे भाई, अक़लियत में थे, इसीलिए, ठीक है भाई। और ये नहीं कि आप 100 सीटें हैं तो एक रख देंगे यहाँ पर, नहीं, एक नहीं, कायदे आज़म कह रहे हैं एडिक्वेट, मुनासिब होना चाहिए, इसके अलावा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 100 सीट्स हैं तो कोई 10, 12, 15 सीट्स होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, और न सिर्फ आप उनको एडिक्वेट सीट्स देंगे उन सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर या लॉ मेकिंग बॉडीज़ के अंदर, बल्कि उनको इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, मतलब उनको बाइख्तियार भी बनाएंगे। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि 100 सीटों में से 15 सीटों पे आपने माइनॉरिटीज़ को बिठा तो दिया, लेकिन उनकी ये नुमाइंदगी, उनकी ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इनफेक्टिव है, उनका बैठना ऐसा ही है बस जैसे ही ड्रामे के लिए बैठे हुए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनको आप इख्तियार भी देंगे, ठीक है। ऑल लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़ शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इन एवरी प्रोविंस, हर सूबे के अंदर, हर सूबे के अंदर, विदाउट रिड्यूसिंग द मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस टू माइनॉरिटी। और आप ये करते हुए ये नहीं करेंगे कि किसी सूबे की जो मेजॉरिटी है उसको आप माइनॉरिटी बना दें या फिर आप बराबर का मामला कर दें। अब ये क्या मामला हुआ भाई, सोचने की बात। एक सूबा जिसके अंदर मेजॉरिटी में है कोई कौम, तो वो माइनॉरिटी में कैसे हो सकती है। देखिए ये बात सोचने की है। सिंध को ले लीजिए, सिंध उस ज़माने में जब हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना नहीं था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया था, तो सिंध में मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो यहाँ पर ये जो मेजॉरिटी है, ये जो अक्सरियत है मुसलमानों की, ये माइनॉरिटी कैसे बन सकती है। ये माइनॉरिटी इस तरह बन सकती है, मैं बताता हूँ। एक सूबा है इतना बड़ा जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, दूसरा सूबा है इतना छोटा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। अब ये छोटा सूबा है, ये बड़ा सूबा है, ठीक है, यहाँ कम लोग हैं, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये क्योंकि अलग सूबा है तो यहाँ पर मुसलमानों की जो भी तादाद है वो क्या कहलाएगी, वो मेजॉरिटी कहलाएगी, क्योंकि ये सूबा ही अलग है। ये सिंध है मिसाल के तौर पर, सूबा ही अलग है, तो यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, भले छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन मुसलमान मेजॉरिटी में। यहाँ ये बड़ा सूबा है, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। तो अब क्या होगा, आप ये करेंगे कि इस सूबे को इस सूबे में मिला देंगे, मर्ज कर देंगे। ये लें, आप देख रहे हैं होशियारी।
और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो मुसलमान जिनका अलग सूबा था, वहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे, जब इस सूबे को हिंदुओं के एक बड़े सूबे के साथ मर्ज कर दिया गया तो आप मुसलमान किस में आ गए, खुद ब खुद माइनॉरिटी में आ गए। कायदे आज़म कह रहे थे भाई ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा आप नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी बना दें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी बात, कायदे आज़म कह रहे हैं आप बराबरी की बुनियाद पे भी नहीं करेंगे, कि ये भी नहीं करेंगे कि एक सूबा जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है, ये दूसरा सूबा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, दोनों जो है वो रकबे के हिसाब से दोनों सूबे बराबर हैं, तो आप इनको मिला दें और एक सूबा जो है वो बना दें जहाँ बराबर बराबर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और इसको एक सूबा बना दें। कायदे आज़म कह रहे हैं आप ऐसा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्यों, इस पे क्यों एतराज़ कायदे आज़म को? इसलिए भाई क्योंकि भले बराबरी वाला मामला होगा, लेकिन फिर आधी बात हिंदुओं की सुनी जाएगी, आधी मुसलमानों की सुनी जाएगी, और आधी बात जो हिंदुओं की सुनी जाएगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी। वजह भाई बाकी सूबों में हिंदुओं की हुकूमतें हैं ना, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर हिंदुओं की हुकूमतें हैं, तो डोमिनेंसी तो हिंदुओं की रहेगी। अगर आप बराबरी वाला मामला करेंगे तब भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। कायदे आज़म कह रहे थे बराबरी वाला मामला नहीं होना चाहिए। जितने भी लेजिस्लेचर्स होंगे कंट्री के, ऑल लेजिस्लेचर इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज़ शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं मुल्क के अंदर और दूसरी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आपने इनको इस तरह से बनाना है ऑन द डेफिनेट प्रिंसिपल, किस उसूल के तहत, इस उसूल के तहत ऑफ एडिक्वेट एंड इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, के एडिक्वेट, मुनासिब और इफ़ेक्टिव पुरअसर जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ की, अक़लियतों की, इन एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस के अंदर। किसी भी प्रोविंस के अंदर जहाँ पर भी किसी प्रोविंस के अंदर कोई भी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली अगर मौजूद है, वहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव होनी चाहिए विदाउट रिड्यूसिंग द मेजॉरिटी इन एनी प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी। ऐसा नहीं करना कि आप किसी मेजॉरिटी वाले सूबे को माइनॉरिटी में कर दें ये ट्रिक करके, ऐसा आपने नहीं करना, और ना ही बराबरी वाला मामला करना। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं कायदे आज़म, इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3। जी, नेशनल असेंबली की बात हो रही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है चौथे पॉइंट में, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब पता है कि अगर 100 सीट्स मौजूद हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो उसमें से 33 सीट्स जो हैं सिर्फ मुस्लिम्स की हों, बस सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़ सकें। तो 1/3 कायदे आज़म कह रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। पांचवा पॉइंट जो है इसमें कायदे आज़म कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूनल ग्रुप्स। कम्यूनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? वो ग्रुप्स जो कि मज़हब की बुनियाद पर बनाए गए हों, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे भाई उस ज़माने में इंडिया के अंदर, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, ठीक है। इसी तरह और कम्यूनल ग्रुप्स भी थे जो अपनी बरादरी, अपने मज़हब के हिसाब से ग्रुप बने हुए थे। मुसलमानों का भी ये ग्रुप था, मुस्लिम्स का, ठीक है। तो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूनल ग्रुप्स शैल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate। वो बात कर रहे हैं पहले कि कम्यूनल ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन जो होगी, मजहबी ग्रुप्स जितने भी हैं, जैसे मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, ठीक है, और ईसाइयों का है, सिखों का है। हिंदुओं का तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदुओं ने तो अपनी एक जमात बनाई हुई थी कांग्रेस, जो मज़हब की बुनियाद पर वो बोलते थे है ही नहीं, वो इंडियंस की बुनियाद पर, तो कांग्रेस को हम शामिल नहीं करते। दूसरे कम्यूनल ग्रुप्स मुसलमानों के साथ साथ जितने दूसरे कम्यूनल ग्रुप्स हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी शैल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन दूसरे कम्यूनल ग्रुप्स की जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए होगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए अलग अलग हलके बनेंगे, मुसलमानों का हलका अलग बनेगा,
ईसाइयों का हल्का अलग बनेगा, हल्के बने हुए होते हैं ना, आपने देखा है पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो हल्के बने हुए होते हैं, हमारे यहाँ तो अभी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। उस वक्त अगर ऐसे इलेक्टोरेट बनेंगे, कायदे आज़म कह रहे थे कम्युनल ग्रुप वाइज बनने चाहिए, ठीक है, अलग अलग, बिल्कुल। और फिर आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट, और इसमें ये शर्त होगी दैट इट शैल बी ओपन टू एनी कम्युनिटी एट एनी टाइम टू अबेंडन इट्स सेपरेट इलेक्टोरेट। अबेंडन का मतलब होता है मनसूख कर देना, छोड़ देना, टू इट्स सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ के जॉइंट इलेक्टोरेट में शामिल हो जाए। इसकी आज़ादी होनी चाहिए हर कम्युनल ग्रुप को। मिसाल के तौर पर सिखों का एक कम्युनल ग्रुप है, ईसाइयों का एक कम्युनल ग्रुप है, ये आपस में मिलना चाहते हैं और जॉइंट इलेक्टोरेट बनाना चाहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ के, तो ये ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी जब भी वो चाहें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप्स शैल कंटिन्यू टू बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पहले तो कायदे आज़म ये कह रहे हैं कि नुमाइंदगी जो हो, यानी कि इसका और मैं आपको आसान मतलब बताऊं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में सिर्फ मुसलमानों की ही सीट्स रिज़र्व न हो, बल्कि दूसरे कम्युनल ग्रुप्स जो हैं, पारसी हैं, उनकी भी सीट्स अलग रख दें भैया आप, और सिख हैं उनकी भी सीट्स आप अलग रख दें। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और वो चाहें ज्वाइन करना, किसी को जॉइंट इलेक्टोरेट में आना चाहते हैं तो आ जाइए, कोई मसला नहीं है, आप जॉइंट इलेक्टोरेट में भी शामिल हो सकते हैं जब चाहें आपको। ये 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट जो है इसके अंदर एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटरी कहते हैं इलाके को, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है दोबारा से छेड़छाड़ करना। आप इलाकों को छोटा बड़ा भी तो बना सकते हैं ना, जैसे ये देखें, ये एक बड़ा सूबा है, इसके साथ छोटे सूबे को मर्ज करके आपने एक नया सूबा बना दिया, ये है टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। कायदे आज़म कह रहे हैं एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी, अगर कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े कि आपको टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़े, शैल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, तो आप ये टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन शौक़ से कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं, इलाकों को आपस में मिलाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि पंजाब में और बंगाल में और NWFP यानी कि मौजूदा KPK, ये 3 सूबे जो हैं, इनमें मुसलमानों की मेजॉरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं करनी। 7वां जो पॉइंट है, इसमें क्या बात कर रहे हैं, फुल रिलीजियस लिबर्टी दैट इज़ लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस, मतलब मुकम्मल मज़हबी आज़ादी, फुल रिलीजियस लिबर्टी, मुकम्मल मज़हबी आज़ादी, दैट इज़ जैसा कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आपके ईमान की आज़ादी, आप हिंदू रहना चाहते हैं, मुसलमान रहना चाहते हैं, वर्शिप आपकी इबादत की आज़ादी, ऑब्ज़र्वेंस अपने त्योहारों को कैसे मनाना चाहते हैं इसकी आज़ादी, प्रोपेगेंडा अपने मज़हब की नशर व इशाअत करना चाहते हैं इसकी आज़ादी, एसोसिएशन आप किससे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, किससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते इसकी आज़ादी, एंड एजुकेशन और तालीम की आज़ादी, शैल बी गारंटीड टू ऑल कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन सब को ये आज़ादी मिलनी चाहिए, इसकी आप गारंटी देंगे, ठीक है भाई। 8वां पॉइंट जो इसके अंदर कह रहे हैं, आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कि नेशनल असेंबली है या फिर हमारे पाकिस्तान को देखें, सूबाई असम्बलियाँ हैं, ठीक है, उनका बेसिक काम है लॉ मेकिंग, कानून साजी, कानून बनाना, ये उनका काम है, ठीक है। और जब भी कानून बनाया जाता है तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है कि भाई वो बिल प्रेजेंट किया गया है या रेजोल्यूशन लाए हैं, ये 2 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। पार्लियामेंट में एक बिल आया है बहस होने के लिए, आपने सुना होगा, ये नेशनल असेंबली में एक बिल आ गया, बहस हो रही है भी, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो ये बिल क्या है, कानून, कि कोई कानून आप नाफिज करना चाहते हैं, जैसे वो 2 शादियों वाला मैंने बताया, आप कोई कानून नाफिज करना चाहते हैं तो आप इसको किस टर्म में इस्तेमाल करेंगे,
कि बिल जो है वो आप ले आए हैं असेंबली में डिस्कशन के लिए, या इसको दूसरा नाम आप क्या देंगे कि रेजोल्यूशन हम लेके आ गए हैं, एक करारदाद जो है असेंबली में लेके आ गए हैं। अब देखते हैं ये करारदाद पास होती है या फेल होती है, ये बिल पास होता है या फेल होता है, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब बिल कहें या आप रेजोल्यूशन कहें, इसका दूसरा मतलब कानून है जो कि आप लाना चाहते हैं, उसको लाने से पहले असेंबली में आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो कायदे आज़म 8वें पॉइंट में कह रहे हैं नो बिल और रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ, कोई भी बिल और कोई भी रेजोल्यूशन जो है या किसी भी बिल का कोई हिस्सा या किसी भी रेजोल्यूशन का कोई हिस्सा, कह रहे हैं ना, नो बिल और रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी पास्ड इन द लेजिस्लेचर और एनी अदर इलेक्टेड बॉडी, किसी भी दूसरी किसी इलेक्टेड बॉडी में पास नहीं होगा, किसी लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है चाहे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनमें कोई बिल कोई रेजोल्यूशन या उसका कोई हिस्सा पास नहीं होगा जब तक कि इफ़ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी in that particular body oppose it as being injurious to the interest of that community or in the alternative such other method is devised। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अगर 3/4 मीन्स ये कि 75% या हम यूँ कहेंगे इसको 75 आउट ऑफ 100। अब मिसाल के तौर पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट्स हैं, उसमें से 33 सीट्स जो हैं मुसलमानों की हैं, 33 सीट्स जो हैं वो मुसलमानों की हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीट हैं? 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। अब इन 100 सीट्स में से 33 सीट्स जो हैं वो किस पे है? उस पे कौन है? मुसलमान बैठे हैं, सिर्फ मुसलमान, ये उनके लिए एलोकेट हो गई है। बाकी कितनी बची हमारे पास? ये 66 सीट्स जो हैं इनके ऊपर दूसरे लोग बैठे हैं। अब ये 66 सीट्स पे जो लोग बैठे हैं ये कोई बिल लेके आ जाते हैं, कोई रेजोल्यूशन लेके आ जाते हैं, कोई किसी बिल या रेजोल्यूशन का कोई हिस्सा लेके आ जाते हैं, ये 66 सीट्स वाले, तो क्या होगा? वो पास हो जाएगी ना, वो पास हो जाएगी। भाई मेजॉरिटी इनकी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस वक्त की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनेगी उसमें मेजॉरिटी किसकी होगी? हिंदुओं की होगी। कॉमन सेंस की बात। और अगर हिंदू जो हैं जो 66 सीट्स लेके बैठे हुए हैं, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा रेजोल्यूशन या किसी बिल और रेजोल्यूशन का कोई एक हिस्सा ऐसा ले आते हैं जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा, तो कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि 33 सीट्स के में से अगर 30 सीट्स वाले 30 सीट्स, ठीक है, 33 सीट्स पे मुसलमान जो बैठे हैं उनमें से भी 30 सीट्स 30 मेंबर मुसलमान जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों में भी तो आपस में नाइत्तेफाकी हो सकती है ना भाई। ये थोड़ी कि 33 जो मुस्लिम यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अंदर सारे के सारे जो है वो उस बिल के ख़िलाफ़ ही जाएं। हो सकता है कोई फेवर में भी चला जाए कि नहीं भाई क्या है यार, पास हो जाने दो, खैर। तो कायदे आज़म कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस स्पेसिफिक कम्यूनल ग्रुप के अगर 3/4, मिसाल के तौर पर जैसे 33 सीट्स मुसलमानों की हैं, तो 30 सीट्स वाले जो है वो अगर अपोज कर दें, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप इसको पास नहीं करेंगे, आप इस बिल को पास नहीं करेंगे, आप इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे, बल्कि जो है क्या करेंगे? इन द अल्टरनेटिव, और उसके मुतबादिल में, सच अदर मेथड इज़ डिवाइज्ड, कोई आप ऐसा तरीका लेके आएंगे, सच अदर मेथड इज़ डिवाइज्ड, कोई ऐसा तरीका लेके आएंगे, एज मे बी फाउंड फिजिबल और प्रैक्टिकेबल टू डील विद सच केसेस, कोई ऐसा तरीका आप लेके आएंगे कि आसानी, जो कि फिजिबल हो, काबिल कबूल हो सबके लिए और प्रैक्टिकेबल हो, ताकि आसानी के साथ सबके साथ मामला किया जा सके। ये नहीं कि अगर आप 66 सीट्स लेके बैठे हैं तो बिल लेके आ गए कि भाई हमारी तो मेजॉरिटी है, बल्ले बल्ले हो गई, चलो कोई भी बिल पास कर देते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर देते हैं।
भले ही वो 33 सीट्स वाले माइनॉरिटी वाली सीट्स के खिलाफ ही जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। 9th जो है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। ये बात मैंने पहले ही बताई, 3 प्रेसिडेंसीज हैं, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, इनमें से जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इसके साथ सिंध को शामिल किया हुआ था। तो कायदे आज़म ने बोला भाई इसको आप अलग करें, ये सूबा था अलग पहले, ठीक है। अंग्रेज़ों ने 1845 में 1845 में सिंध पे कब्ज़ा किया था अंग्रेज़ों ने, और 1851 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ दिया था। तो कायदे आज़म जानते थे और मुसलमान भी कि ये सिंध जो है वो सूबा है अलग, ठीक है, और इसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से यार बाहर निकालो, नहीं तो वही वाला मामला होगा, ये मेजॉरिटी सूबा जो है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा। 10वां जो है पॉइंट, 10वें पॉइंट के अंदर कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम फुटिंग एज इन अदर प्रोविंसेस। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट NWFP जो मौजूदा KPK है, अंग्रेज़ का ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं कि वहाँ पर भी बाकायदा कोई इलेक्शन करवाए जाएं। बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान में और KPK NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसका पुराना नाम है KPK का। तो NWFP यानी कि KPK में और बलूचिस्तान का में अंग्रेज़ का ये प्रोग्राम था कि भाई ना तो यहाँ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असम्बलियाँ बनाई जाएं और ना ही इन सूबों में आप कोई इलेक्शन वगैरह करवाएं। यहाँ तो बस अंग्रेज़ सरकार चलती रहे आसानी के साथ, हमारा हुक्म अंग्रेज़ों का चलता रहे, आवाम का वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम यहाँ को इंट्रोड्यूस ना ही करवाया जाए, ये अंग्रेज़ का प्रोग्राम था। लेकिन कायदे आज़म जानते थे कि यार ये 2 सूबे जो हैं बलूचिस्तान और NWFP, ये सूबे ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है और यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, असेंबलीज़ यहाँ बननी चाहिए, ताकि यहाँ के रहने वाले मुसलमान जो हैं वो अपने वोट के ज़रिए ताकत में इजाफ़ा करें बाकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के। तो कायदे आज़म ने ये पॉइंट दिया कि भाई यहाँ पर भी आप रिफ़ॉर्म्स जो हैं, इस्लाहात, रिफ़ॉर्म्स मतलब इस्लाहात लेके आएँ, पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स, सियासी इस्लाहात, मतलब वही इलेक्शन करवाएं, असेंबलियाँ बनवाएं, सब कुछ करवाएं, जैसे दूसरे सूबों में आपका करवाने का प्रोग्राम है, ऐसा ही इन दोनों में भी। 11वां पॉइंट है, Provision should be made in the constitution giving Muslims an adequate share along with the other Indians in all the services of the state and in local self-governing bodies। यहाँ पर कायदे आज़म ये बोल रहे हैं कि भाई सरकारी मुलाजमतें जो आप देते हैं, तो हिंदुओं को भी सरकारी मुलाजमतें मिलती हैं, सिखों को भी मिलती हैं, क्रिश्चियंस को भी मिलती हैं, मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतें, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती। तो कायदे आज़म ने अपने 11वें पॉइंट में बात की थी, प्रोविज़न शुड बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविज़न मतलब ये कि ये पॉइंट आपने ये पॉइंट रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, जो भी आप आइन बनाएं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, उसमें आपने ये पॉइंट रखना है क्या, इन द कॉन्स्टिट्यूशन के गिविंग मुस्लिम्स एन एडुकेट शेयर, कि मुसलमानों को एक एडिक्वेट जो है, एडिक्वेट शेयर जो है, एडिकेट शेयर जो है, एडिक्वेट शेयर जो है मुसलमानों को वो आपने देना है, एक हिस्सा मुसलमानों का होना चाहिए। किसके अंदर, अलॉन्ग विद द अदर इंडियंस, दूसरे इंडियंस के साथ साथ, इन ऑल द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, रियासत की जितनी सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विस है, ये सर्विस है, वो सर्विस है, एंड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, और इसके अलावा लोकल लेवल पे जितनी भी सरकारी मुलाजमतें हैं उनमें भी मुसलमानों का शेयर होना चाहिए, जैसे कि दूसरे इंडियंस का है। हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, लेकिन इसके साथ साथ आप एफिशिएंसी का भी ख्याल रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को मुलाजमत देनी है कि हाँ भाई 10 मुसलमान इस गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, भले उस मुसलमानों को कुछ आता जाता नहीं है। कायदे आज़म कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, आप एफिशिएंसी जो है उसको भी सामने रखें, ठीक है। जो टेस्ट वगैरह होते हैं आप वो भी लें मुसलमानों के, ताकि उसका भी आप ख्याल रखें। 12वां पॉइंट जो है इसके अंदर कायदे आज़म कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी, एम्बॉडी का मतलब होता है रखना, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी, एम्बॉडी का मतलब रखना या शक्ल देना,
तो कायद-ए-आज़म कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी शक्ल आप ऐसी देंगे, उसका जिस्म आप ऐसा बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इस तरह से एम्बॉडी करेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर and for the protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institutions for their due share in the grants in aid given by the state and by self-governing bodies. यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाजमी आपने मुसलमानों के कल्चर, मुसलमानों की ज़बान, मुसलमानों की तालीम, मुसलमानों के पर्सनल लॉज, शादी ब्याह वगैरह के, मुस्लिम चैरिटेबल, इन सब का आपने इसकी सेफगार्ड और इसकी प्रोटेक्शन का आपने ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों का। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि जितने मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुसलमानों के खैराती इदारे हैं, स्टेट की तरफ से ये होता है कि हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से बहुत सारे पैकेजेस आते हैं ना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो हिंदुओं की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या सिखों की हैं या क्रिश्चियंस की हैं, उनकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हुकूमत की तरफ से ग्रांट मिलती है, वजीफ़ा मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलते। तो कायद-ए-आज़म कह रहे हैं कि भाई आपने इसका भी ख्याल रखना है कि मुसलमानों के जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है बाकायदा हुकूमत की तरफ से ग्रांट जब भी आप दें, हुकूमत जब भी, और हुकूमत या स्टेट जब भी कोई ग्रांट देती है इस किस्म की, इसका एक स्पेसिफ़िक नाम होता है, आप देखें लिखा हुआ है ग्रांट्स इन एड, ये इमदाद होती है, ठीक है, ये ग्रांट होती है जो स्टेट देती है, रियासत देती है, ठीक है। तो उसमें आपने मुसलमानों के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखना है। इसके अलावा एंड बाय सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, या इसके अलावा कुछ और दूसरे इदारे हैं, ठीक है, पूरे सूबे के अंदर कोई दूसरे इदारे हैं जो कि मुल्क का, उस सूबे का निज़ाम चलाने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ भी इस बात का ख्याल रखेंगी कि ऐसा ही कोई ग्रांट्स इन एड अगर आता है तो वो उसमें मुस्लिम चैरिटीज़ का, मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का ख्याल रखना। 13 पॉइंट जो है इसके अंदर कायद-ए-आज़म कह रहे हैं नो कैबिनेट ईदर सेंट्रल और प्रोविंशियल शुड बी फॉर्म्ड विदाउट देयर बीइंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ मुस्लिम मिनिस्टर्स। हाँ, अब ये कैबिनेट की बात आ गई। देखें, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स में मैंने बात समझाई थी। पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर हमारे पास 342 सीट्स थी पहले, अब 336 सीट्स हैं। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं इन सीट्स को जीतने के लिए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ए है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बी। सीट्स कितनी हैं? 336। गवर्नमेंट बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम कितनी सीट्स होनी चाहिए? 200 सीट्स होनी चाहिए। और ये 200 सीट्स जो है, ये ए पॉलिटिकल पार्टी 200 सीट्स विन कर लेती है। कितने? 336 सीट्स में से विन कर लिया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस तरह से ये लोग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MNA। तो ये 200 MNA हैं। 200 सीट्स का मतलब 200 MNA हैं। ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी ए से, जिसने अब हुकूमत बनानी है। लेकिन सारे के सारे ये 200 जो MNAs हैं, 200 जो MNAs हैं, ये सब हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बात ज़हन में रखें। बल्कि इसके अंदर क्या होगा, स्पेसिफ़िक कुछ लोग होंगे, कुछ स्पेसिफ़िक MNAs होंगे। मिसाल के तौर पर 200 MNAs में से 40 या 30 MNAs जो हैं, 30 MNA जो हैं, इनको क्या मिलेंगी? मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी, इनको वजारतें मिलेंगी। मतलब ये 30 MNA वज़ीर बनेंगे। कोई पानी का वज़ीर बनेगा, कोई दिफा का वज़ीर बनेगा, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स का वज़ीर बनेगा। आपने ये मिनिस्ट्रीज़ के नाम सुने होंगे ना, ठीक है। तो 2 तरह की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, 2 तरह के मिनिस्टर होते हैं, वफाकी मिनिस्टर और सूबाई मिनिस्टर। वफाकी मिनिस्टर जो होते हैं
वफाकी मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं उनका ताल्लुक़ किससे होता है? वफाकी असम्बली से, नेशनल असम्बली से। तो ये 40 लोग जो अलग हो रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये 30 लोग जो MNA अलग हो रहे हैं, ये 30 के 30 MNA क्या करेंगे? ये 30 के 30 MNAs जो हैं इनका एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को कहेंगे कैबिनेट। क्या कहेंगे? कैबिनेट। और इन 30 में से एक अलग हो जाएगा और 29 MNAs जो हैं, एक MNA जो है वो बन जाएगा PM, प्राइम मिनिस्टर, और बाकी 29 MNA जो हैं वो क्या बनेंगे? वो मिनिस्टर्स बनेंगे। 29 मिनिस्टर्स बनेंगे 29 मिनिस्ट्रीज़ में से, ठीक है। और कलेक्टिवली ये 30 के 30 MNA जो है वो क्या कहलाएंगे? इसको काबीना कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट कहते हैं। तो जो भी हुकूमत बनती है, वज़ीर आज़म बनता है, अपनी कैबिनेट के लिए MNAs, वो अपनी पार्टी, कितने MNAs हैं? 200 MNAs हैं, और 200 MNAs में से 30 MNA अलग होंगे जो मिनिस्टर्स बनेंगे, जो मिनिस्टर्स बनेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड होता है, जो भी किसी भी सियासी पार्टी का जो सरबराह होता है, तो वो तो ख़ुद वज़ीर आज़म बनता है, ठीक है। बाकी वो अपने ख़ास लोग जो MNA होते हैं उनको बुला लेता है, चलो भाई आ जाओ, कैबिनेट बनेगी, अब तुम ये वजारत ले लेना, तुम ये वजारत ले लेना, तुम ये वजारत ले लेना, लाइक दिस। इस तरह मामला जो है वो चलेगा, ठीक है भाई। तो कायदे आज़म यही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तो ये वजारत हो गई, एक ये सिस्टम हो गया जो कि मैंने आपको वफाकी असम्बली का बता दिया, नेशनल असम्बली का बता दिया। उसके अंदर मौजूद MNAs के एक ग्रुप को, जिसको कैबिनेट कहते हैं, उसका बता दिया। और उस कैबिनेट, उस ग्रुप, उस काबीना के हेड को, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। मिनिस्ट्रीज़ भी बता दिया, मिनिस्टर भी समझा दिया, वजारतें भी समझा दिया, वज़ीर भी समझा दिया। एग्जैक्टली सेम सेटअप सूबों में भी होता है। सूबों में भी तो असम्बलियाँ हैं ना भाई, सूबाई असम्बलियाँ भी तो हैं, सिंध की असम्बली भी तो है, यहाँ पर भी तो MPA हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़। तो दूसरा जो इलेक्शन, 2 किस्म के इलेक्शन होते हैं ना, दूसरा जो इलेक्शन होगा जिसमें ये MPA विन करेंगे, MPA बनेंगे, तो यहाँ पर भी तो हुकूमत बनेगी। और सूबे का बड़ा कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला। वो वज़ीर आला, वो चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या होगा? सबसे पहले वो भी एक MPA है जी। और सेम सिस्टम यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई पार्टी है सूबे के अंदर, सिंध में कोई पार्टी है और वो उसकी सिंध असम्बली के अंदर 200 सीट्स हैं, तो मतलब उस पार्टी के 200 MPA हैं। 200 MPA में से 30 MPA साइड में हो जाएंगे और ये भी कैबिनेट बनाएंगे, ये भी काबीना बनाएंगे। ये सूबाई काबीना होगी, ये प्रोविंशियल कैबिनेट होगी। और ये 30 MPA में से एक MPA क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर। और बाकी 29 MPA क्या होंगे? मिनिस्टर्स। लेकिन ये मिनिस्टर्स सूबाई मिनिस्टर्स कहलाएंगे। इनकी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, इनकी वजारतें जो है वो सूबाई कहलाएंगी। समझ में आ रही है बात आपको? दोनों को जहन में रखिएगा। तो कायदे आज़म यही बात कर रहे हैं। कायदे आज़म कह रहे हैं नो कैबिनेट, किसी भी किस्म की कैबिनेट हो, किसी भी किस्म की काबीना हो, ईदर सेंट्रल, चाहे वो विफाकी हो, सेंट्रल हो, और प्रोविंशियल, चाहे वो सूबाई हो, शुड बी फॉर्म्ड विदाउट देयर बीइंग एटलीस्ट 1/3 ऑफ मुस्लिम मिनिस्टर्स। इनमें मुस्लिम मिनिस्टर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 1/3 मिनिस्टर्स मांग रहे हैं कायदे आज़म, 1/3 मिनिस्टर्स, 1/3 मिनिस्टर्स। अब उस ज़माने के हिंदुस्तान में चल लेते हैं, 2 हुकूमतें वहाँ पर भी होंगी उस ज़माने में, हैं? वफाकी हुकूमत, उसकी असम्बली का क्या नाम होगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली। और सूबाई हुकूमतें जो हैं उन वो कौन सी होंगी? प्रोविंशियल असम्बलीज़। 2 ही किस्म के इलेक्शन होंगे उस ज़माने में इंडिया में, ठीक है। एक इलेक्शन जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली की सीट्स के लिए होगा, दूसरे इलेक्शन जो होंगे वो सूबों के अंदर प्रोविंशियल असम्बलीज़ की सीट के लिए होगा। 2 किस्म के कैबिनेट्स बनेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली का कैबिनेट बनेगा और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के भी कैबिनेट बनेंगे। प्रोविंशियल असम्बलीज़ के कैबिनेट का हेड जो है वो वज़ीर आला होगा और पूरे मुल्क के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली है
उसका जो हेड होगा वो वज़ीर आज़म होगा। तो ये लगभग वही सारा सेटअप है। तो कायदे आज़म ये कह रहे थे कि भाई चाहे वफाकी वज़ीर हो, फेडरल मिनिस्टर हों, या सूबाई वज़ीर हों, या प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हों, सीट्स जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, वो मिनिस्टर्स भी आप कितने रखेंगे, 1/3 मिनिस्टर्स होने चाहिए। अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं, 100 मिनिस्टर्स बन रहे हैं, तो 33 मिनिस्टर्स जो हैं वो मुसलमान होंगे। और यही सेटअप सूबों में भी होगा। समझ में आ गई बात। आखिरी पॉइंट जो है इसको डिस्कस करते हैं। कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करना कोई मजाक थोड़ी है भाई। आपको कैसे समझ में आएगा कि कायदे आज़म ने क्या बात बोली है। फिर आखिर में ये बात कहते हैं कायदे आज़म, नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटर। कोई भी तब्दीली जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आइन में नहीं लाएगी। मतलब पहले कायदे आज़म ने 13 पॉइंट्स जो दिए उसमें उन्होंने ये बोला कि आइन में आप ये चीज़ें शामिल करेंगे और उसके तहत इंतखाबात होंगे, उसके तहत हुकूमतें बनेंगी, सारे मामलात होंगे। पिछले 13 पॉइंट में कायदे आज़म ने यही बात बोली। और 14वें पॉइंट के अंदर देखें ज़रा, जहानत देखें कायदे आज़म की। 14वें पॉइंट में एक बात कह रहे हैं कि जब ये आइन बनने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, वजारतें कायम हो जाएंगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे मेंबर आ जाएंगे, सूबों पे आ जाएंगे, मुल्क का निज़ाम चलने लग जाएगा, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसा कानून पास ना कर दे कहीं कि चलो भाई ये आइन में ही हम तब्दीली कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन में ही तब्दीली कर दें। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही मुसलमानों को राइट दे रहा है ना कि 33 सीट्स, 1/3 सीट्स जो हैं वो आप मुसलमानों की होंगी, तो चलो इसी कानून में तब्दीली कर देते हैं, आइन में ही तब्दीली कर देते हैं, मसला ही हल हो जाएगा। तो कायदे आज़म कह रहे हैं नहीं भाई नहीं। 14वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये, नो चेंज शैल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कोई चेंज नहीं लाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन। जब तक के सारे सूबे जो हैं वो राज़ी ना हो जाएं, जब तक सारे सूबे, मुल्क के जितने सूबे हैं उनकी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, जब तक उनके हेड्स जो है वो राज़ी ना हो जाएं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकती। अगर एक भी प्रोविंशियल असेंबली जो है वो बोलती है कि नहीं भाई आप ये चेंज नहीं ला सकते, तो आप पाबंद हैं कि आप चेंज नहीं लाएंगे। भले बाकी सूबों की असेंबलीज़ जो हैं उसको ओके कर दें, लेकिन एक असेंबली भी अगर अटक जाती है तो आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आप जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। सब की जो है वो शमूलियत लाजमी है। तो इस तरह कायदे आज़म ने क्या असल में काम किया। मुसलमानों के तो 4-5 सूबे ही होंगे ना भाई, मुसलमानों के तो 4-5 सूबे ही होंगे। तो अगर कायदे आज़म की मंशा के मुताबिक ये इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनता भी है, तो ये अगर कोई सोचे कि चलो भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब तब्दीली कर देते हैं हम, तो कायदे आज़म ने कहा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं करी। जब तक सारे सूबों की रजामंदी नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं होगी। और कायदे आज़म के प्रपोज़ल एक्सेप्ट किए गए। 6 साल बाद 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो आइन आया हिंदुस्तान का अंग्रेज़ ने जो दिया, उसमें लगभग कायदे आज़म के सारे पॉइंट्स को अंग्रेज़ ने माना। और ये मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी फतह थी। ठीक है भाई, इजाज़त है। अब इसके बाद जो है इकबाल्स इलाहाबाद एड्रेस 1930 है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर एक्ट आ जाता है, एक्ट ऑफ 1935 एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये है मेन चीज़। 1935 का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कहलाता है, बड़ा पहला और बड़ा मशहूर कानून है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।